हेलो गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल यूपीएससी एक्सप्रेस, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी के उस मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में जहां से हर साल लगातार 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो आप पाओगे पिछले 2013 से लेके पिछले वर्ष 2013 से लेके सन 2022 तक, कब तक? सन 2022 तक यूपीएससी ने लगभग ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन पूछे हैं। आप 2013 के बाद से अगर आप 2022 तक के अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे प्रीवियस सेट्स के, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा ऐसा कोई भी साल नहीं रहा है जिस साल 15 से कम क्वेश्चन यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स से पूछे हैं। और सन 2017 में तो 29 क्वेश्चन यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स से पूछे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि यूपीएससी में आप इकोनॉमिक्स को छोड़कर यूपीएससी क्लियर कर लेंगे तो शायद ये आपका सोचना गलत होगा मेरे हिसाब से। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यूपीएससी में जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो प्रीलिम्स की कुंजी है, की है, इस जिससे के द्वारा आप यूपीएससी का जो दरवाजा है उसको आप खोल पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात हम लोग ये करने वाले हैं कि यूपीएससी में जो हर साल आप देखोगे, या आपने कई लोगों से सुना होगा, या आपने कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा, या आपने यूपीएससी की एनुअल्स रिपोर्ट्स देखी होंगी, आपने देखा होगा कि सन 2013 के बाद से हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है वो लगातार गिर रहा है। लगातार क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे ऐसे क्या कारण है कि यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो लगातार हिंदी मीडियम का वो गिर रहा है। दूसरी चीज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे वो है हमारा सिलेबस इकोनॉमिक्स का। हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स पर। तो तीसरी चीज हम लोग सिलेबस पर बात करेंगे कि हम लोग किस तरह से अपने सिलेबस की तैयारी करें ताकि जो हमारे क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में जो पूछे जा रहे हैं कि उनकी जो सही करने की रणनीति हो वो बेहतर हो सके, ठीक है। और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस सेट्स में जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, कुछ उन क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है हमसे, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मैंने कहा कि आप ऐसा कोई भी वर्ष नहीं पाएंगे जिस साल लगभग 15 से कम क्वेश्चन यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से पूछे हों। चलिए हम इस बात को भी देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे हैं और इकोनॉमिक्स से किस साल कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो उसके बाद से हमें अंदाजा लग जाएगा कि लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं किस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन, इसमें जो पहला सब्जेक्ट दिया गया है, दूसरा इसमें दिया गया है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, और तीसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, चौथा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और जो पांचवा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था आपसे, वह भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक और सामाजिक विकास, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सन 2015 में, यह है सन 2015 में, किस वर्ष? सन 2015 में अगर आप देखोगे सन 2015 में कितने क्वेश्चन आए हैं? सन 2015 में अगर आप देखोगे 16 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से, है इकोनॉमिक्स। और आप सन 2015 में देखेंगे 15 क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया था आपको सन 2017 में 29 क्वेश्चन आए। कितने क्वेश्चन? 29 क्वेश्चन, लगभग 58 नंबर के सन 2017 में। देख रहे हैं आप कि आप सन 2017 में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी को देखेंगे और आप देख पाएंगे इकोनॉमिक्स, तो आप पाएंगे कि इकोनॉमिक्स का वेटेज इतना ज़्यादा है यूपीएससी में कि उसको छोड़कर आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर करने का अगर आप सोच रहे हैं तो शायद आपके लिए बेहतर नहीं होगा, ये आपकी रणनीति बेहतर नहीं है। दरअसल हम लोग बात ही करने वाले हैं बेहतर स्ट्रेटजी पर, एक बेहतर रणनीति पर, ताकि हम ये जो यूपीएससी का चक्रव्यूह है
इसे आसानी से भेद सकें। ठीक है, सन 2018 में 22 क्वेश्चन आए हुए हैं, सन 2019 में अगर आप देखेंगे 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, सन 2020 में 21 क्वेश्चन, और फिर सन 2020 में 21 क्वेश्चन, और 21 में 15 क्वेश्चन है, 2022 में 18 क्वेश्चन है। लगभग अगर आप लोग देखेंगे तो आप पाएंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन तो हर साल लगातार यूपीएससी पूछ रहा है ना, 20 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, और अगर अपन लोग अदर सब्जेक्ट की देखें और भी जो सब्जेक्ट हों उनको देखें तो आप पाएंगे 2015 में जो हिस्ट्री है उससे 16 क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। दरअसल हिस्ट्री में ये एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों शामिल है। ठीक है, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी शामिल है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी शामिल है। वैसे तो एंशिएंट मिडाइवल से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 2016 में भी 16 क्वेश्चन हैं, 17 में 13 क्वेश्चन हैं, 18 में 22, 19 में 16, 2020 में 19 और 21 में 21 ही क्वेश्चन है, 2022 में 16 क्वेश्चन है। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो हिस्ट्री भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मामले में, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, जहाँ से 13 क्वेश्चन 15 में, फिर 6, 22, 13, 15, 18, 17, 12। अगर आप देखेंगे मोटे मोटे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में, या 15 से 18 क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन के बीच में पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी से अगर हम देखें तो लगभग पिछले 2020 से ये ग्राफ बढ़ा है। 2020 से ये 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, संभावना है कि आगे भी लगभग 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन ज्योग्राफी से बन सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हमारा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरनमेंट इकोलॉजी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिहाज से। जब से इसमें फॉरेस्ट की सर्विसेज जो जोड़ी गई हैं तब से जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ गई है। आप अगर देखोगे तो 12 क्वेश्चन है सन 2015 में, 16 क्वेश्चन 2016 में है, 17 क्वेश्चन 17 में है, 18 क्वेश्चन 2018 में 10 क्वेश्चन है, 19 में 19 क्वेश्चन है, 20 में 14 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन 21 में है और 22 में है। तो ये दो तो आप लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आप पाएंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑन एवरेज अगर आप मान के चलें तो ये जो कोर सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट से 15 से 18 क्वेश्चन, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, आर्ट एंड हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी को थोड़ा सा अगर हम छोड़ भी दें, या ज्योग्राफी को थोड़ा सा वेटेज इतना नहीं है जितना कि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी का है। ठीक है, लेकिन अगर हम ज्योग्राफी को भी साथ लेकर चलें तो हम पाएंगे ये जो कोर सब्जेक्ट हैं इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और यूपीएससी का एक सीक्वेंस है, वो हर साल एक बैलेंस फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है सभी से। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की किस साल किससे क्वेश्चन आ रहे हैं। दरअसल मैं इसमें एक बात और क्लियर कर दूं, हम जैसे बात कर रहे थे कि हिस्ट्री की, हमने पॉलिटी की बात की, ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की या इकोनॉमिक्स की बात की, इन क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी शामिल हैं। ठीक है ना, हिस्ट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से लिंक करता है तो वो उसमें शामिल है। इकोनॉमिक्स का तो अगर आप पाएंगे तो लगभग मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन ही एक करंट अफेयर से इंटरलिंक होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा डायनेमिक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जहां हमें करंट अफेयर्स को देखते हुए पढ़ते चलना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस की, कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है जो यूपीएससी हमसे पूछती है। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी के द्वारा दिया हुआ सिलेबस को अगर आप पढ़ेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप देखेंगे, पहले हम इस सिलेबस को पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। दरअसल आप देखेंगे ये है यूपीएससी का सिलेबस, जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। सिलेबस है आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, पॉवर्टी, समावेशन, इंक्लूजन,
जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक्स, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स ईटीसी। अगर आप इस सिलेबस को देखोगे तो आप पाओगे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होनी चीज़ें, कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जो चीज़ है ना वो क्लियर नहीं हो रही कि सिलेबस क्या है। क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं, क्वेश्चन बैंकिंग से आ रहे हैं, क्वेश्चन एक्सटर्नल सेक्टर से आ रहे हैं, क्वेश्चन बजट से आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है, लेकिन हमारा सिलेबस बोल रहा है आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स इनिशिएटिव ईटीसी, ठीक है। तो दरअसल इस सिलेबस को देखने पे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि दरअसल हम में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं या प्रीवियस के जो क्वेश्चन हैं उनके अनुसार, या बहुत सारे जो किताबें हैं या यूपीएससी ने लगातार जिनसे क्वेश्चन पूछ रहा है उनके आधार पर हम लोगों ने सिलेबस को सिलेबस को एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट बांट लिया है, चैप्टर वाइज, या हम कहें चैप्टर वाइज चैप्टर हमने बांट लिया है। दरअसल वो चैप्टर वाइज चैप्टर सिलेबस क्या है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वो सिलेबस है ये। अब हम लोग बात करने होते हैं अपने सिलेबस पर। किस पर? अपने सिलेबस की हो। दरअसल सिलेबस की पर बात करने से पहले हम लोगों को एक बात और करनी थी, वो थी कि यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम का जो ग्राफ है वो क्यों घट रहा है। तो 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूँगा कि क्यों वो इतना जो ग्राफ है हिंदी मीडियम का वो घट रहा है। तो दरअसल हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कारण है कि हिंदी मीडियम का जो ग्राफ है वो इस तरह से घटता जा रहा है 2013 के बाद से। तो दरअसल उसके कुछ कारण हैं। वो कारण क्या है? सबसे पहला कारण मैं कहूँगा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कारण मैं कहूँगा वो है मेंटिलिटी। क्या है? मेंटिलिटी। आपने अपनी मेंटिलिटी ऐसी बना ली है कि कुछ लोगों ने, मैं सभी की तो बात यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहूँगा तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेंटलिटी ऐसी बना ली है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन होता ही नहीं है, हिंदी मीडियम के साथ पार्शियलिटी होती है। दरअसल बेटा अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले साल देखोगे सन 2020 में हिंदी मीडियम का कई सारे टॉपर्स आए, 18 और 22 रैंक भी हिंदी मीडियम से आई है। अगर पार्शियलिटी होती तो 18 और 22 रैंक कहाँ आती? नहीं आती ना। तो आपको सबसे पहले तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देनी है कि किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी होती है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज आती है आपकी तैयारी की रणनीति पर। आपकी तैयारी की रणनीति कैसी है? तैयारी की रणनीति, दरअसल आप अपनी तैयारी की रणनीति में किन किताबों को शामिल करते हैं, और दूसरी चीज आप अपनी तैयारी में जो करंट अफेयर्स हैं या कुछ ज़्यादा, या यूपीएससी जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है उस पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं, दूसरा कारण ये है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे बात करूं तो आप देखेंगे जैसे हिंदी मीडियम में क्या होता है, मैंने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं जब तैयारी स्टार्ट करते हैं अपनी, तो क्या करते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो जैसे कि अधिकतर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या है, जैसे तैयारी स्टार्ट की उन्होंने, तैयारी स्टार्ट करने के क्रम में वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो उठाते हैं हिस्ट्री, ठीक है। उन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को उठाया। अब हिस्ट्री सब्जेक्ट में वो पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में उन्होंने 3 महीने अपने लगा दिए, फिर मिडाइवल हिस्ट्री में और एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री में 6 महीने लगाने के बाद अब याद आता, अरे अभी तो इकोनॉमिक्स भी बाकी है, इकोनॉमिक्स भी तो तैयार करना है, या पॉलिटी भी बाकी है, पॉलिटी भी तैयार करनी है। एंशिएंट और मिडाइवल को पढ़ के 6 महीने इसमें, और 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने लगभग इतने वो
हिस्ट्री तो एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो लगभग इतना समय लग जाता है उसको पढ़ने का। तो उन्हें याद आता है कि पॉलिटी भी तो पढ़ना है, पॉलिटी, तो फिर वो उठा लेते हैं लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत अब लक्ष्मीकांत पढ़ ही रहे होते हैं कि अभी न्यूज़ में आ जाता है कि सरकार ने बजट पास कर दिया। सरकार ने क्या किया? बजट पास कर दिया। अब बजट पास कर दिया तो वो बजट में उलझ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो तैयारी की जो रणनीति है वो क्या करते हैं, खिचड़ी सी बना देते हैं सारे सब्जेक्ट की। अब आप लोगों को यही गलती नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट की खिचड़ी नहीं बनानी है। हर सब्जेक्ट को एक टाइम देना है और उस टाइम ड्यूरेशन में उस सब्जेक्ट को पूरा करना है। और पहली चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, इस करंट अफेयर्स यूपीएससी में इस तरह महत्व रखता है जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में महत्व रखती है ऑक्सीजन। समझ रहे? अगर आपको जीने के लिए जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, उसी तरह से यूपीएससी को के लिए भी करंट अफेयर्स उसका प्रीलिम्स के लिए ऑक्सीजन है, मेंस के लिए भी। आपने कई सारे टॉपर्स को देखा होगा, वो हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं कि करंट अफेयर्स पर फोकस बनाओ, करंट अफेयर्स पर फोकस करके रखो। अधिकतर आपसे जो कुछ पूछा जा रहा है वो करंट अफेयर्स के दायरे में ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने का सोच भी रहे हैं, अभी आपने करना स्टार्ट नहीं भी की है, सोच भी रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में भी आप तैयारी करते हैं, अब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, वो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं, वो द हिंदू भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र योजना जैसी मैगजीन भी पढ़ रहे हैं। इन सारे को पढ़ने के बाद उन्होंने विजन आईएएस की मैगजीन भी उठा ली। भाई मेरे, कोई भी एक आप न्यूज़पेपर, कोई भी एक अच्छी मैगजीन ले लो, आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। देखो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर द हिंदू हो, दोनों बहुत ही शानदार न्यूज़पेपर हैं, बहुत ही शानदार न्यूज़पेपर हैं। बस आपको दोनों नहीं पढ़ना है। अगर आप क्योंकि न्यूज़ तो एक ही है, चाहे वो द हिंदू में आए तो वही न्यूज़ रहेगी, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में आए तो भी वही न्यूज़ रहेगी। आप दोनों में उलझ जाओगे, आप दोनों को नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि सिलेबस है बहुत ज़्यादा और टाइम रहता है आपके पास लिमिटेड। तो उसी लिमिटेड टाइम में आपको एक स्मार्ट स्टडी करना है, ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सकें, अचीव कर सकें, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करंट अफेयर्स को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। और करंट अफेयर्स को अगर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आपके लगभग 2 से ढाई घंटे न्यूज़पेपर को पढ़ने में लग जाए। तो आपको शुरुआत में इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि 2 से 3 घंटे लग रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, न्यूज़पेपर या फिर समझ नहीं आ रहा है। तो आपको सिर्फ रीड करना है। आप जब रीड करोगे तो जैसे कि मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप रीड कर रहे हो, तो उसमें आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जाके कि आरबीआई ने जो बैंक रेट है वो इतने इतने % कर दी। अब बैंक रेट क्या है, या सीआरआर बढ़ा दिया, या फिर आपने पढ़ा कि एसएलआर आरबीआई ने बढ़ा दिया। तो अब आप क्या है, अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, नहीं, आपने क्योंकि अभी पढ़ा नहीं है तो आपको उसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आपके माइंड में ये तो रहेगा कि ये अगर जब आप अपना सिलेबस पढ़ोगे, या जो भी आपने जैसे सीआरआर वर्ड सुना और अब आप सिलेबस पढ़ोगे, जैसे मनी एंड बैंकिंग पढ़ रहे हो आप, तो आपने सीआरआर एसएलआर पढ़ा तो आपको तुरंत लिंक कर जाएगा, हाँ ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, हाँ मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। अब आपको क्या पता चल गया, अब आपको पता चल गया कि हमें न्यूज़पेपर में कौन सा हिस्सा पढ़ना है और कौन सा हिस्सा छोड़ना है, ठीक है। पंजाब केसरी जैसे न्यूज़पेपर नहीं उठाना है, ठीक है। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, दरअसल ये जो न्यूज़पेपर मैंने बताई ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। हिंदी मीडियम के लिए जो न्यूज़पेपर अच्छा न्यूज़पेपर है जिससे लगातार अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण। राष्ट्रीय संस्करण का दैनिक जागरण आप उसे पढ़ सकते हैं, या आप उसको तो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ साथ आप कोई एक अच्छी वेबसाइट से भी करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दरअसल ये हमारे कुछ कारण थे जिससे वैसे तो अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे रीज़न जिनकी वजह से हिंदी मीडियम का रिजल्ट घट रहा है, लेकिन ये ऐसे कोर रीजन्स हैं
ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं जिनकी जो जहाँ पर आप लोग गलतियाँ करते हैं, ठीक है, आपको वो नहीं करना है। और एक चीज़ और मैं जो बताऊंगा, आपको क्या नहीं करना है, आपको किताबों का भंडार नहीं लगाना है, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनना, आपको जर्नलिस्ट बनना है, ठीक है। यूपीएससी आपसे मेटा अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, साइंस एंड टेक का कोई क्वेश्चन है, तो आपको उसमें पीएचडी नहीं करनी। अगर जैसे कि कोई जैसे मान लेते हैं हम, कोई वायरस आ गया, तो वायरस के को लेकर अब बहुत सारे बच्चे ना उसमें पीएचडी कर रहे हैं। भाई जो पीएचडी कर रहा है वो उनका काम है, आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रीवियस सेशन कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के बिहाफ पे आपको तैयारी करनी है। तीसरी चीज, ठीक है, ये चीज जो हमारी थी इसको हम कंप्लीट करते हैं कि कुछ कारण हैं, इन कारणों पर आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन कारणों पर ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो तैयारी है वो तैयारी पहले से बहुत अच्छी हो रही है। आप कोशिश करें कि आपके पास कम से कम सोर्स हो, कम से कम किताबें हों, लेकिन वो कम से कम किताबें आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी हों। आप भले ही एक किताब पढ़िए, लेकिन एक किताब को 10 बार पढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि हर एक किताब अगर आप देखोगे, जो यूपीएससी की लगभग जो किताबें हैं, चाहे आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हो या आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी हो, कुछ लोग इस हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, तो कुछ बिपिन चंद्र की बुक पढ़ते हैं, दोनों ही शानदार किताबें हैं, ठीक है। बस है तो सिर्फ एक ही बात कि आप उस किताब किस तरह से पढ़ते हैं और फोकस के साथ पढ़ते हैं, या 4 किताबें आपने रख ली, सुमित सरकार की एक तरफ किताब है, एक तरफ है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की और बिपिन चंद्रा की, डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा की, अपने सारी किताबें सजा के रख ली और एक एक चैप्टर सारी किताबों से पढ़ते जा रहे, तो बेटा इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो भंडार से बचना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक किताब को मल्टीपल रिवीजन करते हुए चलना है, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस की, ठीक है। ये तो थी खैर वो बातें जो आपको कुछ करनी है और कुछ नहीं करनी है। जो नहीं करनी है वो हमने सारी उन बातों पर अभी डिस्कशन किया है, और जो करनी है वो अभी हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम लोग ने अभी पहले बात की थी कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या ये था। एक बार मैं आपको फिर से इकोनॉमिक्स का सिलेबस याद दिला देता हूँ, थोड़ा भूल गए होंगे कि जैसे कि वो इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमने देखा था, तो हमने देखा था कि यहाँ से जब हम ये सिलेबस पढ़ते हैं जो यूपीएससी ने हमें दिया है, तो उससे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता मैं कि क्या यूपीएससी कहना क्या चाहता, समझ रहे। जैसे वो कह रहा है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ईटीसी, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। और आप क्वेश्चन देखते हो, तो आप कहते हो कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, जो इस बार का क्वेश्चन पेपर आया है वो सिलेबस से बिल्कुल मैच नहीं खा रहा है। दरअसल ऐसा नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए हमने जो सिलेबस है उसको कैटेगराइज किया है, उसको बांट दिया है कुछ चैप्टर्स में, जिनके अनुसार हम अपनी जो आगे की क्लास है उनको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला तो हमारी जो क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जहां पर हम समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के मध्य क्या संबंध है, इनके बीच क्या अंतर है, ठीक है। अर्थव्यवस्था और किस अर्थव्यवस्थाएं कितने तरह की होती हैं, ये समझेंगे हम इसके अंतर्गत, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आय का चक्रीय प्रवाह। क्या चीज? आय का चक्रीय प्रवाह, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आय का चक्रीय प्रवाह। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य, बैंकों के कार्य, आरबीआई, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और आरआरबी जो भी बैंक हैं, और इसी हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, वो सारे चीज़ बैंकिंग से रिलेटेड जो कुछ भी आता है वो सब कुछ पढ़ेंगे। और आप देखेंगे पिछले सालों में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ मनी एंड 4-5 क्वेश्चन तो शायद नहीं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो हाँ आप कह सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल मनी एंड बैंकिंग से आ रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग और मुद्रास्फीति, देखो बेटा, मनी एंड बैंकिंग और मुद्रास्फीति
दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे कि लैला और मजनू। जैसे इन दोनों का संबंध, मनी एंड बैंकिंग और मुद्रास्फीति का संबंध बिल्कुल ऐसा है जैसा कि लैला और मजनू का। अगर मजनू के पीठ पर कोड़े पड़ते हैं तो लैला की पीठ पर उसके घाव दिखते हैं। सेम यही चीज है मनी एंड बैंकिंग के साथ। अगर आरबीआई अगर आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देती है या सीआरआर बढ़ा देती है, ठीक है, या एसएलआर बढ़ा देती है, तो ठीक है, ये हम रेपो रेट ये सब हम आगे पढ़ेंगे, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसने रेपो रेट बढ़ा दी तो उससे क्या होगा, ठीक है, उसने मान लो उसने बैंक रेट आसानी से आपको समझ आएगा। बैंक रेट मतलब ऐसी रेट आप समझ लो जिस पर बैंकों को पैसा, मतलब बैंकों को ऋण देती है आरबीआई, ठीक है, और उसने वो बढ़ा दी तो उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई या उस पर इन्फ्लेशन का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ये दोनों इंटरलिंक इस तरह से करते हैं कि अगर आप पाओगे तो आप इसमें भेद नहीं कर पाओगे, ठीक है। और दूसरी चीज, मनी एंड बैंकिंग और इन्फ्लेशन से जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो एक ही क्वेश्चन में दोनों को स्टेटमेंट दे देता है। कई क्वेश्चन ऐसे आए हुए भी हैं, हम लोग इस पर बात भी करेंगे आगे, ठीक है। जो चौथा हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। और पांचवा रहेगा वैदेशिक क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर्स, जहां पर हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय दर ना, विदेशी भुगतान शेष या भुगतान संतुलन, और विदेशी व्यापार, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बजट, ठीक है, बजट आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और भी कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे इसमें हम पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी हम देखेंगे। पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट, ठीक है। और जो हमारा 10 नंबर पर रहेगा वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन उन टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जो पूरे साल का जो करंट अफेयर्स रहेगा उस पर हम लोग बात करेंगे कि, ठीक है, जो पूरा करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। जैसा कि अभी हमने सिलेबस देखा यूपीएससी का कि क्या क्या सिलेबस है ना, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। दरअसल जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी के जो सिलेबस में इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो कितना है, हमने वेटेज को देख लिया। दूसरा चीज़ हमने उसके सिलेबस को देख लिया, सिलेबस में क्या क्या है। तीसरी चीज़ हमने समझी कि क्या कारण है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इतना घट रहा है, ठीक है। और जो लास्ट में हमने कहा था कि हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछ रहा है हमसे, या यूपीएससी में पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं उन पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे होंगे जो आपकी स्क्रीन के सामने है, हम जैसे कि हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें लिखा है, पहला ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 में आया है शायद, हाँ यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के साथ आपको एक चीज जो हमेशा याद करके रखना है, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। इसीलिए और इस बात से आपको गुरेज नहीं करना है या इस बात से मुंह नहीं बनाना है कि इंग्लिश में है, मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, ठीक है ना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी इंग्लिश तो कंपलसरी है, आपको आती ही होगी, ठीक है ना। तो आपको इंग्लिश मीडियम से दुश्मनी नहीं करना है, मतलब इंग्लिश से दुश्मनी नहीं निभाना है, ठीक है ना। आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि यूपीएससी इस बात को मेंशन करके चलता है कि अगर कोई क्वेश्चन अगर हिंदी में गलत है और इंग्लिश में वो सही है तो इंग्लिश का सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो इस लिहाज से भी हमें इंग्लिश का पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। जैसे ये कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होती है। With reference to the Indian economy, demand pull inflation can be caused increase by which of the following?
ठीक है। पहला विस्तारकारी नीतियां, दूसरा राजकोषीय प्रोत्साहन, मुद्रास्फीति सूचकांक, मजदूरी, उच्च क्रय शक्ति, बढ़ती ब्याज दर। इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुल्स, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेजिंग पावर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले हो या हिंदी मीडियम वाले हो, उन्हें भी इतनी हिंदी समझ आती है और हिंदी मीडियम वालों को भी इतनी इंग्लिश समझ आती है। ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, कौन सी मुद्रास्फीति? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, दरअसल मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उस मुद्रास्फीति को कहते हैं जो मांग के कारण बढ़ जाए। किसके कारण बढ़ जाए? मांग के कारण बढ़ जाए। तो ऐसी मुद्रास्फीति कैसी मुद्रास्फीति? जो मांग के कारण बढ़ जाए। मांग के कारण यदि कोई मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो उसे हम कह रहे हैं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है। अब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में वृद्धि कब होगी, या मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति इसमें वृद्धि कब होगी? तो आइए हम समझते हैं वो कह रहे किन कारणों से हो सकते हैं। विस्तारकारी नीतियां। तो विस्तारकारी नीतियां क्या है? विस्तारकारी नीतियां दरअसल ऐसी नीतियां होती हैं, सरकार कुछ ऐसी नीतियां अपनाता है जिनसे क्या हो, जो समाज के वंचित और गरीब वर्ग हैं उनको अधिक से अधिक जीवन यापन के साधन वो मुहैया करा सके। जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो अभी कोविड में आपने देखा होगा, कोविड में कई सारा की विस्तारकारी नीतियां सरकार ने अपनाई है ना। जैसे एक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्या एक वो योजना थी, स्ट्रीट वेंडर्स योजना। उसके तहत 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडर्स योजना। कौन सी योजना? स्ट्रीट वेंडर्स योजना। ठीक है ना, स्ट्रीट वेंडर्स योजना। दरअसल आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, खैर मैं बोल देता हूँ। स्ट्रीट वेंडर्स योजना लिखा हुआ है। जैसे कि क्या होता है कभी कभी जब हमारी जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है जब मंदी आ जाती है, ठीक, तो सरकार कुछ ऐसी नीति अपनाती है जिससे क्या हो, अधिक से अधिक मांग हो। ठीक है। तो दरअसल विस्तारकारी नीति जब सरकार अपनाएगी, जैसे मान लो 10,000 रुपये, जैसे मैंने कहा स्ट्रीट वेंडर्स योजना सरकार ने की, उसके तहत सरकार हर रेड़ी पट्टी जो भी हाथ ठिलिए चलाने वाले लोग उन्हें 10,000 रुपये देगी। 10,000 रुपये ऋण के रूप में देगी, जिसे उन्हें लगभग 12 महीने या 10 महीने में चुकाना है। ठीक है। तो अब जैसे मान लेते 1 करोड़ लोगों को, कितने लोगों को? 1 करोड़ लोगों को 10,000 रुपये दिए। 10,000 रुपये, ठीक है। कितने रुपए हो गए? 10,000 करोड़ रुपए हो गए। ये 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। अब 10,000 करोड़ रुपए जब ये मार्केट में आएगा तो ये डिमांड क्या करेगा? डिमांड बढ़ा देगा। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी क्या होगी? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। दरअसल ये डिमांड और इन्फ्लेशन का इतना इजी क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ ये फ्री के नंबर हैं तो शायद ये कहना गलत नहीं है। जब आप ये पढ़ लेंगे डिमांड और डिमांड और सप्लाई, ये जो इन्फ्लेशन का जो चैप्टर है, तब आप पाएंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं कोशिश करता हूँ आपको खैर ये समझाने की, बिना पढ़े हुए भी आपको समझ आ जाएगा। अभी जैसे कि इसको साफ कर देते हैं। अभी जैसे कि क्वेश्चन कर रहा है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मतलब डिमांड, ये मुद्रास्फीति है जो डिमांड के कारण बढ़ रही। अगर डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना, अगर डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब डिमांड जब भी ज़्यादा होगी सप्लाई से, ठीक है। दरअसल इसके बीच में ऐसा रिलेशन होता है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तब क्या होगी? इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन क्या होगी? बढ़ेगी। अगर डिमांड इज लेस देन सप्लाई तब क्या होगी? मंदी होगी। ठीक है। खैर हम इस पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अब आप पाएंगे विस्तारकारी नीति में जैसे कि मैंने कहा 10,000 करोड़ रुपए है। 10,000 करोड़ रुपए मार्केट में आया। जैसे ये 10,000 करोड़ रुपए मार्केट में या लोगों के पास आया तो लोग क्या करेंगे? डिमांड क्रिएट करेंगे। और जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी, अभी तक सप्लाई क्या है? सप्लाई सीमित है, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो पहला आंसर सही है, तो पहला तो होगा। तो अब आप लोग देख लो कि जिसमें पहला है आप उसको, वो तो होगा। इसका मतलब ये वाला तो कतई नहीं होगा।
इसमें पहला नहीं है, ठीक है। दूसरा राजकोषीय प्रोत्साहन। राजकोषीय प्रोत्साहन में भी हम यही वाला एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं। जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन मान लो आपको इस तरह से हम समझ लेते हैं, इस तरह से आप समझ लेते हैं कि एक सरकार ने योजना लागू की थी, आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना थी वो? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मान लेते हैं हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, जिसके तहत लगभग गैस सिलेंडर लोगों को मुहैया करवाए जाते हैं। मान लेते हैं हम कि एक सिलेंडर 1100 रुपये का है, 1100 का ही तो है लगभग अभी ना, 1100 रुपये का है। अब सरकार ने क्या किया, हम मान रहे हैं अभी, ठीक है ना, ऐसा है नहीं, मान लेते हैं कि सरकार ने 1100 रुपये का जो सिलेंडर आ रहा है उसकी जो मार्केट प्राइस है कितनी है, 1100 रुपये। अब सरकार क्या करती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वो सिलेंडर जो गरीब और वंचित परिवार के बीपीएल कार्ड होल्डर्स जो लोग हैं उन्हें वो 500 रुपये में मुहैया करवाती है। कितने रुपए में? 500 रुपये में। तो 500 रुपये में, तो अब उनके कितने रुपए बच गए? 600 रुपये। हम मान लेते हैं ऐसे ही लगभग 1 करोड़ लोग हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो अब कितने रुपए हो गए? 600 करोड़ रुपए। अब ये 600 करोड़ रुपए क्या हो गई? उनकी बचत, बचत हो गई। अब ये बचत को कहीं पे तो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे। अब जब खर्च करेंगे तो इसका मतलब वो डिमांड क्रिएट करेंगे। जब वो डिमांड क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उतनी ही है। अब जब डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड क्या करेगा, इन्फ्लेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इन्फ्लेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो दूसरा भी क्या होगा, आंसर सही है। और तीसरा है मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी। ठीक है, इसको कह रहे हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सेसिंग वेजेस। दरअसल जब आप लोग पढ़ोगे इन्फ्लेशन चैप्टर तब आप एक इंडेक्स पढ़ोगे, ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेसिंग वेजेस, तब आपको ये चीज़ अच्छे से उसमें समझ पाएंगे। खैर अभी उसको उस तरीके से समझाना संभव नहीं है, हम मान के चलते ही ये हमें नहीं आता है। कुछ तो स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो हमें एग्जाम हॉल में भी नहीं पता होंगे, तो उनको भी हमें लेते हुए चलना है। मान लेते हैं कि एग्जाम हॉल का टाइम है और हमें नहीं पता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको मान लो गोला लगा देते हैं, ये हमें नहीं पता है। और दूसरा उच्च क्रय शक्ति। उच्च क्रय शक्ति भी इसी से हम समझ लेते हैं। जैसे सरकार ने क्या किया, अभी 1100 रुपये का जो सिलेंडर था, 500 रुपये सरकार ने 500 रुपये सरकार ने क्या कर, मतलब वो सिलेंडर 500 रुपये का दे रही है, उसमें 600 रुपये सरकार सब्सिडी दे रही है, ठीक है, 600। अब 600 रुपये क्या हुआ, अभी मान लेते हैं इन लोगों के पास 1000 रुपये बचता था, टोटल कितना बचता था, 1000 रुपये बचता था। 10,000 रुपये इनकी सैलरी थी जिसमें से ये लोग 1000 रुपये बचाते थे। अब 1000 रुपये में से क्या हुआ, सरकार ने सब्सिडी देना स्टार्ट कर दी, तो अब इन लोगों के पास क्या हो गया, 1600 रुपये मिलने लगे। अभी तक जहां ये लोग 1000 रुपये थी इनकी क्रय क्षमता या क्रय शक्ति, क्रय क्षमता, अब वो बढ़कर कितनी हो गई, 1600 रुपये। कितनी हो गई, 1600 रुपये। क्रय शक्ति क्या हुई, बढ़ गई। हायर परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति उच्च हो गई। तो क्रय शक्ति उच्च होना भी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। हाँ बढ़ाता है बिल्कुल। देखो ये 1000 थी, 1600 हुई, 1600 डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ाएगी, जैसे डिमांड बढ़ेगी इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो चौथा भी होगा इसका आंसर। तो अब आपको एलिमिनेशन, अब एक 5वां और आपको समझना है, बढ़ती ब्याज दर। ठीक है, बढ़ती ब्याज दर। अब जैसा कि मैंने आपसे अभी बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मनी एंड बैंकिंग और जो इन्फ्लेशन, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जिनका संबंध लैला और मजनू की तरह है। अगर कोड़े पड़ते हैं मजनू पे तो उसके घाव दिखते हैं लैला पे। बिल्कुल ये वैसे ही, अब मैं समझा देता हूँ कैसे। लैला, मजनू पर कोड़े पड़ रहे हैं, लैला पर घाव दिख रहे हैं। कैसे देखें, मनी एंड बैंकिंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जैसे मान लेते हैं बैंक रेट है, बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट, बैंक रेट, ये है बैंक रेट। बैंक रेट अभी कितनी थी, 6%। कितनी थी, 6%, 6% थी। अब आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट बढ़ा के कर दी 8%। कितनी कर दी, 8%। अभी तक बैंक रेट जब 6% थी तो लोग नॉर्मली क्या कर रहे थे, ब्याज ले रहे थे, लोन ले रहे थे। अब जैसे ही सरकार ने क्या किया,
बैंक की जो रेट है, बैंक रेट है जो बढ़ा के 8% कर दी। अब इससे क्या होगा, ब्याज क्या होगा, महंगा हो गया। जैसे ही ब्याज क्या होगा, महंगा होगा, तो लोग कम से कम लोन लेंगे। लोन लेना क्या कर देंगे, जो लोन लेना है वो सरकार क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लोग, लोन मतलब इंग्लिश में लोन बोलते हैं, हिंदी में उसको ऋण बोलते हैं। ऋण लेना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे ऋण लेना कम कर देंगे तो उनके पास धन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब धन की कमी होगी तो क्या वो मांग कर पाएंगे, नहीं। तो क्या होगा, जब धन की कमी होगी तो मांग की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो मांग की कमी मुद्रास्फीति का कारण नहीं है। जब मांग की कमी से तो क्या होगा, मंदी आएगी, ये मंदी का कारण है। तो ये वाला पांचवा क्या होगा, नहीं होगा। मांग बढ़ने से, जो मुद्रास्फीति है वो मांग बढ़ने से होती है, ना कि मांग के कम होने से, ठीक है ना। तो क्या है, पांचवा नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं अब ये जो पांचवा है, जिसमें भी पांचवा है, मतलब ये 5 नंबर का स्टेटमेंट है, जिसमें भी 5 नंबर है उसको अलग कर देते हैं हम। 5 नंबर इसमें है क्या, हाँ इसमें भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि 5 इसमें है तो इसको भी अलग कर देते हैं, 5 इसमें है इसको अलग कर देते हैं, ये भी नहीं होगा, 5 इसमें इसको अलग कर देते हैं। तो अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचता है ये, हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो कितना इजी क्वेश्चन है। दरअसल ये तो समझाने के क्रम में आपको समझा रहा था, इसलिए थोड़ा इतना टाइम लगा। लेकिन जब आप इसको पढ़ लेंगे, आप जब पढ़ लेंगे ये वाला चैप्टर, तो आप पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार कितना इजी क्वेश्चन है, ये तो फ्री के नंबर है, लूट लो, लूट लो इन नंबरों को। तो खैर हम लोग आगे, ये तो खैर एक क्वेश्चन था, आगे भी हम लोग और डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस पर, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि हम और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसी के संदर्भ में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि आप देखोगे ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी 2022 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक देख लेते हैं। ये जैसे कि ये क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, किसमें, अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दूसरा है, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रेसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। यदि, और थर्ड स्टेटमेंट है, यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। इफ इंटरेस्ट रेट्स in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars। दरअसल ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि उसने सीधा कहा भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दरअसल अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन का ये क्वेश्चन है और पूछे गए। दरअसल इस क्वेश्चन को बताने का आपका सिर्फ रीज़न ये है, सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो फ्री के नंबर्स हैं। क्या है, फ्री के नंबर्स हैं, और आप उन्हें आसानी से हल करके आप उनसे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। दिखने में वो क्वेश्चन बहुत बड़े से लगते हैं, आपको लगता है कि आप उन्हें बना नहीं पाएंगे, जैसा कि यही क्वेश्चन आप देख लें 2022 में आया है। ये कह रहा है यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, कह रहा है मुद्रास्फीति अत्यधिक है। मुद्रास्फीति मतलब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। दरअसल हम मुद्रास्फीति किसको कह रहे हैं, मुद्रास्फीति हम कह रहे हैं जब औसत रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है, ठीक है।
अब जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है ऐसी दिशा में, आपको मान के चलना है मुद्रास्फीति, अगर मैं कह रहा हूं कि ऐसा समय, ऐसा टाइम है ये, अब ऐसा समय है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि अपने जो उसकी कीमतें थी, औसत कीमतें थी, उनमें कीमतों में क्या हो रहा है, कीमतें उच्च दर पर बढ़ रही हैं। ठीक है, कीमतें बढ़ रही हैं वस्तुओं और सेवाओं की, खैर इतना मान लेना। अब क्या कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। खैर दरअसल ये सरकारी प्रतिभूतियां क्या है इसको हम पढ़ेंगे, आप इसको ये मान के चलिए गवर्नमेंट बॉन्ड है एक, अभी मैं इसको सिंपल समझ, ये एक तरह का गवर्नमेंट बॉन्ड है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम ये 100 रुपए का बॉन्ड है, अगर आपने इसको खरीदा, ठीक है, जैसे मान लो ये आपको सरकार इसको बेचेगी, ये 95 रुपए, 100 रुपए का बॉन्ड है, इसमें अंकित जो मूल्य रहेगा वो 100 रुपए रहेगा, और ठीक है सरकार इसको बट्टे पर जारी करती है, तो सरकार ने मान लेते हैं आपको 95 रुपए में बेचा, लेकिन इसकी अवधि हम मान लेते हैं 6 महीने की है, 6 महीने। अब 6 महीने की अवधि पूरे होने के बाद जब आप इसे सरकार को वापस करेंगे तो आपको ये 100 रुपए का मिल जाएगा, मतलब कितना, आपको 5 रुपए का इस पर क्या होगा, लाभ। ठीक है, दरअसल इस तरह की ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है, हम आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में और भी डिटेल से, लेकिन खैर हमें यहाँ क्वेश्चन को समझना है तो उसके पर्सपेक्टिव में हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब क्या करती है सरकार, जैसे कि मैंने कहा सरकार जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, क्या गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है जो जीएस है उसको जब बेचती है, सेल करती है, सेल करेगी, जब वो सेल करेगी, जैसे मान लेते हैं अभी क्या किया, मान लेते हैं एक व्यक्ति है, ए नामक व्यक्ति है जिसने ये बॉन्ड खरीदा 100 रुपए का। अब 100 रुपए का 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, उसने 95 रुपए किसको दे दिए, सरकार को दे दिए। कितने रुपए दे दिए सरकार को, 95 रुपए। ये किसके पास आ गए, सरकार के पास, सरकार कह लो या आरबीआई। ठीक है, सरकार बेचती है लेकिन वो खरीद बिक्री करता है वो आरबीआई करता है, ठीक है, उसकी सरकारी की तरफ से। अब 95 रुपए किसके पास आ गए, सरकार के पास आ गए। जब इसने क्या किया, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा, अब मान लेते हैं ये क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अब क्या करती है, क्रय करती है, खरीदती है। अब अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, ठीक है, सरकार अब खरीद रही है, तो जो 95 रुपए उसको मिले थे उससे, अब उसमें 5 रुपए और ऐड करके देने होंगे, ना। अब जब उसे 5 रुपए ऐड करके और देगा 100 रुपए, इस तरह से जब ये बेचेगा तो कई सारे लोग इस तरह की जो प्रतिभूतियां खरीदी होंगी, वो सरकारी प्रतिभूतियां व्यक्ति बेच रहा है लेकिन सरकार खरीदी है। सरकार इस तरह से कई सारे व्यक्तियों से वो सरकारी प्रतिभूतियों को जब खरीदेगा तो उन्हें पैसा देगा, धन देगा, अर्थात अब धन देने से क्या होगा, बाजार में जो धन है वो बढ़ जाएगा। दरअसल इसको अगर हम तकनीकी भाषा में कहें कि जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, वो तरलता क्या होगी, बाजार में बढ़ जाएगी। और जैसे ही बाजार में तरलता बढ़ेगी तो तरलता क्या करेगी, डिमांड को बढ़ा देगी, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, डिमांड क्या करेगी, इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति को बढ़ा देगी, तो यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, मुद्रास्फीति महंगाई बहुत ज्यादा है, ये क्या कह रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो सरकार क्या करेगी, सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है। अब आप खुद देख रहे हैं कि अगर सरकार सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद रही है तो उसके क्या बदले में पैसा देना पड़ रहा है, धन देना पड़ रहा है। धन क्या होगा, लोगों में के पास क्या धन ज्यादा हो गया, तरलता क्या हो रही, बढ़ गई। अब जब उनके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, और अधिक से अधिक डिमांड क्रिएट करेंगे, और जब ज्यादा डिमांड वो क्रिएट करेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगी, और बढ़ जाएगी। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर अब हम देखें, अगर पहले स्टेटमेंट को हम यहां से अलग कर दें, ये वाला भी नहीं होगा, जिसमें पहले ये भी नहीं होगा, तो अब हम पाएंगे कि हमें दूसरा और तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही, हमारा आंसर निकल कर आ गया, और आंसर है बी। ठीक है, अब आप चाहें तो दूसरा और तीसरा पढ़ें, आपका मन करे तो ना पढ़ें। जैसा दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा हो तो आरबीआई बाजार में डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो मूल्य ह्रास क्या है, जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है,
मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है, जैसे मान लो कोई चीज अभी 60, जैसे मान लेते हैं हम, इसको आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, खैर एक स्टेटमेंट समझाने, जैसे मान लेते हैं मुद्रा के मूल्य ह्रास हुआ, अभी $1 60 का, पहले $1 कितने का था, 60 का था, अब वो $1 60 का था, अब $1 मुद्रा, $1 कितने रुपए का हो गया, ₹70 का, ये मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ है। दरअसल ये खैर अभी आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, आपको लग रहा होगा नंबर में सर ये जो 60 से 70 हो गया ये तो बड़ा है, दरअसल ये बड़ा नहीं है, ये क्या है, मुद्रा के मूल्य में गिरावट हुई है। खैर मैं वैसे थोड़ा सा मोटा मोटे तौर पर मैं समझा दूं कि जब मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा तो आरबीआई क्या होगा, डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मुद्रा का मूल्य में गिरावट हो रही है, इससे आरबीआई जो है डॉलरों को खरीदेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अब वो पैसों को, लिक्विडिटी को सक कर सकता है मार्केट से, ठीक है। और तीसरा ही, यूएस या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती हैं तो इससे संभावित रूप से आरबीआई डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो आरबीआई जो है अब वर्तमान के वैश्वीकरण के युग में क्या हुआ है कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से इस तरह से जुड़ी हुई है, अगर एक देश की अर्थव्यवस्था, अगर कोई ऐसा देश है जो विकसित देश है, या यूरोपीय यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, अगर इन देशों की अर्थव्यवस्था में कुछ उतार चढ़ाव होता है तो भारत कि या जो विकासशील देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर यूरोपीय संघ या यूएसए की ब्याज दरें गिरती हैं तो आरबीआई जो भारतीय अर्थव्यवस्था, इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा और आरबीआई डॉलरों की खरीद को इससे प्रेरित हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को करते हैं पूरा, और जैसा कि जो सारे चीज़ें मैंने डिस्कशन की हैं उन सारी बातों पर आपको याद रखना है, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नए सिलेबस को, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और दूसरी बात ये रहेगी कि हम साथ में सिलेबस तो पढ़ेंगे, साथ ही हर टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन आए हैं, जितने भी मॉडल्स क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। इससे एक चीज़ अच्छी होगी कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, कई बहुत सारे ऐसी बारीकियां होती हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं, या जो से समझना थोड़ा कठिन होता है। अगर वो हमें क्वेश्चन का एलिमेंट वो समझ आ जाए कि हमें क्वेश्चन को किस तरह से एलिमिनेशन करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, तो उससे क्या होगा, हमारी तैयारी और अच्छी और बेहतर हो पाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं पूरा, और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।